हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बीपीएससी 3.0 के तहत दोस्तों जो बिहार शिक्षक भर्ती का सेट नंबर 5 करने जा रहे हैं दोस्तों। इस सेट में दोस्तों आपका 40 ज्योग्राफी और 40 पॉलिटी होगा दोस्तों। आप भाई बहनों से गुजारिश है कि आप लोग इस टेस्ट सीरीज को जरूर से जरूर देखिएगा। और दोस्तों ये टेस्ट सीरीज 1 to 5 के लिए भी उतना ही ज़रूरत है, 6 to 8 के लिए भी उतना ही ज़रूरत है दोस्तों, और 9 to 10 के लिए भी उतना ही ज़रूरत है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने साथियों के बीच वीडियो शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी पैटर्न पे आधारित है दोस्तों। जो भाई वन से लेकर 4 तक टेस्ट सीरीज नहीं देखने जाइए प्ले लिस्ट में, पहले उसको देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं दोस्तों। जो कि देखने में आप लोगों को दिक्कत ना हो गई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 33 से ही स्टार्ट किया जाए। तो कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री का रह गया, उसको देख लिया जाए पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। अकबर के इच्छा अनुसार किसने रामायण को फारसी में अनुवाद किया था दोस्तों? किसने किया था आप लोग बताइए। अब्दुल कादिर बदायूं ने किया था दोस्तों। किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूं दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था दोस्तों? जहांगीर के विरुद्ध जो विद्रोह किया गया था वो दोस्तों आपका खुर्रम के द्वारा किया गया था, महाबत खां के द्वारा किया गया था और खुसरो के द्वारा दोस्तों। खुर्रम था, महाबत खां था और खुसरो था दोस्तों। इसलिए आसफ खां विद्रोह में शामिल नहीं था दोस्तों। इसलिए आपका 2, 3, 4 आपका सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था दोस्तों? तो कौन था राजदूत दोस्तों? विलियम्स हॉकिंस थे। कौन थे? विलियम हॉकिंस दोस्तों जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम के राजदूत थे। और ये पहुंचे कब दोस्तों? 1608 में जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे दोस्तों। 1608 में दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी दोस्तों? किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी? तो आप सभी साथियों को मालूम होगा दोस्तों। अरुणा आसफ अली का जन्म 1909 में अविभाजित पंजाब के कालका में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? पंजाब के कालका में। जन्म से ब्राह्मण थी, लेकिन इन्होंने अपना विवाह मुस्लिम व्यक्ति आसफ अली से किया था। किसे किया था दोस्तों? मुस्लिम व्यक्ति आसफ अली से किया था। अरुणा आसफ अली मुख्य रूप से 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई थी दोस्तों। देखिए इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि वे भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई थी दोस्तों। इसलिए आपका ई होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। श्रुति साहित्य में निम्न में कौन शामिल नहीं था दोस्तों? श्रुति साहित्य में निम्न में कौन शामिल नहीं था? तो साथियों वेदांग शामिल नहीं था। श्रुति साहित्य में कौन शामिल नहीं था दोस्तों? वेदांग जो था शामिल नहीं था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया था दोस्तों? ये किया गया था आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। चंपारण में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य था दोस्तों। तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य था कि दोस्तों 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना दोस्तों। ये तिनकटिया प्रथा का
तात्पर्य था दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? दोस्तों ये कराची, किस अधिवेशन में बोले थे? कराची अधिवेशन में बोले थे दोस्तों। कराची अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, आपका ये सब गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। 40 क्वेश्चन ज्योग्राफी का देखेंगे दोस्तों। टेक्निकल इशू के कारण आपका 1 से लेकर 30 क्वेश्चन कट गया था दोस्तों। 10 मिनट का वीडियो आएगा, 10 से 11 मिनट का, उसमें आपका सेट 5 का हिस्ट्री अपलोड कर दिया जाएगा दोस्तों। ये यहाँ से आपका भूगोल और पॉलिटी पूरा 80 क्वेश्चन इसमें करवाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ग्राबेन, ग्राबेन उत्पन्न होता है, ग्राबेन जो उत्पन्न होता है दोस्तों कैसे होता है दोस्तों? तो भ्रमण से होता है, भ्रमण भर्सन से दोस्तों। किससे होता है? भर्सन से दोस्तों। चलिए ग्राबेन उत्पन्न होता है भर्सन से दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई, इनमें से कौन सा कथन सही है दोस्तों, सत्य है? तो दोस्तों इनमें से एक से अधिक है सही दोस्तों। महाद्वीपीय तटों की भौगोलिक एकरूपता का कंप्यूटर द्वारा आकलन दोस्तों सही है। दक्षिण महाद्वीपों के मध्य भूवैज्ञानिक समता संबंधी नई खोज, ये भी सही है दोस्तों। पराचुंबकित संबंध का अध्ययन दोस्तों, सागर तलीय सागरीय तल के प्रसार के प्रमाण दोस्तों, यानी आपका एक से अधिक सही है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, इस कथन को किसने कहा है दोस्तों? इस कथन को कहा है वाइडल डी ला ब्लांस दोस्तों। कौन बोलते हैं? वाइडल डी ला ब्लांस दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हिमालय की किस भाग में करेवा निर्माण को पाते हैं दोस्तों? हिमालय के किस भाग में हम करेवा निर्माण को पाते हैं? तो हम लोग दोस्तों करेवा निर्माण को पाते हैं जम्मू कश्मीर राज्य फिर पंजाब श्रेणियों के पार्श्व में दोस्तों 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर हम लोग पाते हैं हिमालय के कश्मीरी हिमालय में दोस्तों। इनमें से आपका कोई ऑप्शन नहीं दिया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। लेटराइट मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। लेटराइट मिट्टी जो है दोस्तों आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है दोस्तों, तमिलनाडु में पाया जाता है, इसलिए उपयुक्त एक से अधिक होगा दोस्तों। कहाँ कहाँ पाया जाता है लेटराइट मिट्टी दोस्तों? महाराष्ट्र, तमिलनाडु में लेटराइट मिट्टी पाया जाता है, कुछ कर्नाटक भाग में भी पाया जाता है दोस्तों, इसलिए एक से अधिक इसका ऑप्शन होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। आवर वेंडरिंग कंटिन्यूअस कंटेंट्स दोस्तों नामक पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? ये पुस्तक एडू टोइट लिखे दोस्तों। कौन लिखे थे? एडू टोइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। बुशमैन होटेंटांट प्रजाति संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? तो निग्रोइड प्रजाति से दोस्तों। किससे संबंधित है? निग्रोइड प्रजाति से दोस्तों। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है दोस्तों। मृत सागर डाइस के द्वारा निर्मित एक झील है दोस्तों। किसका है दोस्तों? भ्रंश घाटी का। मृत सागर जो एक डाइस निर्मित झील है तो भ्रंश सागर का झील है दोस्तों। किसकी? भ्रंश घाटी का दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। संभववाद का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? संभववाद का जनक ये हम लोग लूसियन फ्रेबो को कहते हैं। किसे कहते हैं संभववाद का जनक? लूसियन फ्रेबो को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई दोस्तों। मानसून शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई दोस्तों ये अरबी भाषा में। किस भाषा में दोस्तों? अरबी भाषा में मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। 11 में बोला गया पृथ्वी पर दिन और रात बराबर नहीं होने का कारण क्या है दोस्तों? पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होने का कारण क्या है? पृथ्वी का धुरी पर झुका होना दोस्तों। पृथ्वी का धुरी पर झुका होना दोस्तों दिन और रात का कारण बनता है। भारत देखिए। भारत का विपुल दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? ये आपका उत्तर प्रदेश है दोस्तों। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। तो भारत का विपुल दुग्ध उत्पादक राज्य है दोस्तों। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही
क्रम कौन सा है दोस्तों? इसका सही क्रम जो है आपका उपर्युक्त में एक से अधिक है दोस्तों। क्या है? उपर्युक्त में एक से अधिक दोस्तों। देखिए, कृषि नगरीकरण भोजन संग्रह ये भी है दोस्तों। भोजन संग्रह औद्योगिक कृषि, कृषि भोजन संग्रह नगरीकरण दोस्तों एक से अधिक आपका है दोस्तों। तो अगर देखिए, निम्नलिखित में से किस कृषि प्रजाति, कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो कृषि क्रांति से दोस्तों आपका जो सही नहीं है, देखिए, दूध क्रांति दोस्तों आपको कृषि क्रांति से संबंधित है ही दोस्तों। फिर आपका इसमें, इसे कब स्टार्ट किया गया था दोस्तों? 1970 में किया गया था। इसे ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। चलिए, हम लोग नीली क्रांति का संबंध भी है दोस्तों। नीली क्रांति आपका मत्स्य उत्पादन से है दोस्तों। अब पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है दोस्तों। तो आपका प्रयुक्त एक से अधिक हो जाएगा इसमें भी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पीत वामन। पीत वामन किससे कहा जाता है? पीत वामन दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं। सूर्य को कहते हैं पीत वामन। किसे कहते हैं दोस्तों? सूर्य को कहते हैं पीत वामन दोस्तों, सूर्य को। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 2001-2011 की अवधि में उच्चतम तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में अंतर क्रमशः डाइस में अंकित किया गया दोस्तों। तो आपका बिहार और अरुणाचल में जनसंख्या घनत्व किया गया। तो उच्चतम देखिए आपका बिहार में कितना दोस्तों? 1106 किलोमीटर है। और अरुणाचल में आपका 17 प्रति किलोमीटर है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कोरोलियस कोरियोलिस बल के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? देखिए, कोरोलियस बल के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपका जो है दोस्तों सी सत्य नहीं, यह प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है। किससे दोस्तों? घर्षण बल से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं हम लोग। कौन सा युग सुमेलित नहीं है दोस्तों? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप सभी जानते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन दोस्तों कांगो बेसिन में होता है। कहाँ होता है? कांगो बेसिन में दोस्तों। ये आपका सही है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार में दोस्तों कहाँ होता है? कांगो बेसिन दोस्तों। फिर देखिए, कोंधारी वन दोस्तों, कोंधारी वन आपका उत्तरी कनाडा में होता है। कहाँ होता है साथियों? उत्तरी कनाडा में कोंधारी वन होता है, उत्तरी कनाडा। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कहाँ होते हैं दोस्तों? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन दोस्तों ये प्रायद्वीपीय, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ये वन प्रायद्वीप से अधिक वर्षा वाले भागों में उत्तर प्रदेश में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पाया जाता है? अधिक वर्षा वाले भागों में दोस्तों। इसलिए आपका सी ही गलत है दोस्तों। मंगोलिया में नहीं पाया जाता ये। 19 देखिए, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है दोस्तों। चलिए, जीवीआर, जीवी एरी दोस्तों। जीवी एरी कहाँ? ये तो नहर सिद्धांत से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? नहर सिद्धांत से। जीवीआर जो है संबंधित, जीवी एरी जो संबंधित है किससे संबंधित है? नहर सिद्धांत से दोस्तों। डब्ल्यू हैवेवेल दोस्तों, डब्ल्यू हैवेवेल किससे संबंधित है? परगामी परगामी तरंग सिद्धांत से दोस्तों। किससे? परगामी तरंग सिद्धांत से दोस्तों। आर ए हैरिस दोस्तों, आर ए हैरिस जो संबंधित किससे दोस्तों? एस्थेटिक एस्थेटिक तरंग सिद्धांत, एस्थेटिक तरंग सिद्धांत से आर ए हैरिस संबंधित है दोस्तों। चलिए, इसाक न्यूटन दोस्तों, इसाक न्यूटन किससे संबंधित है? संतुलन सिद्धांत से। इसाक न्यूटन दोस्तों किससे संबंधित है? संतुलन सिद्धांत से इसाक न्यूटन संबंधित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से किसे सामुद्रिक सामुद्रिक वर्षावन, सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है दोस्तों? किसे कहते हैं सामुद्रिक वर्षावन दोस्तों? हम लोग परवाल को सामुद्रिक वर्षावन कहते हैं। किसे दोस्तों? परवाल को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों। 21 में कौन सा जोड़ा गलत है दोस्तों? जोड़ा जो गलत है वो आपका है दोस्तों आइसोबर्ग, आइसोबार्स दोस्तों। ये दबाव के लिए दिया गया है। तो दोस्तों ये आपका जोड़ा गलत है। ये आइसोसोल्फ दोस्तों, ये आपका सही है दोस्तों। दबाव सही है। आइसो हाइट भी वर्षा के लिए ये भी सही है, लेकिन आइसो सोहेल्स दोस्तों ये आपका गलत है। ये आर्द्रता के लिए दिया गया, लेकिन ये प्रकाश के लिए हो, ये गलत है दोस्तों यहाँ पे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पौधे की उपज के लिए कौन सी मुद्रा सबसे अच्छी होती है दोस्तों? पौधे की उपज के लिए कौन सी मुद्रा सबसे अच्छी होती है? तो आप सभी साथी को मालूम है, दोमट मृदा दोस्तों। किसकी? दोमट मृदा पौधों की उपज के लिए सबसे बेस्ट मृदा होती है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें
जिसमें मृत्तिका, बालू और गाद का अनुपात बराबर होता है दोस्तों, उसे हम लोग दोमट मिट्टी कहते हैं। किसे कहते हैं? जिसमें बालू, मृत्तिका, गाद का अनुपात बराबर हो दोस्तों। 24 देखिए, भारत का कौन सा राज्य रबड़ रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करता है? इसमें भारत का कौन सा राज्य जो है रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करता है? साथियों, आप सभी दोस्तों को मालूम होगा, केरल राज्य करता है। कौन सा राज्य? केरल राज्य रबड़ का उत्पादन सब सर्वाधिक करता है दोस्तों। 25 देखिए, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया है। सबसे बड़ा ग्रह जो है ये आपका बृहस्पति है। कौन सा है दोस्तों? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कौन सा रिफ्ट घाटी में है दोस्तों? रिफ्ट घाटी में स्थित नदी है दोस्तों। कौन रिफ्ट घाटी में स्थित नदी है साथियों? आप सभी को पता होगा, रिफ्ट घाटी में आपका ताप्ती है, और दोस्तों एक नदी और है नर्मदा दोस्तों। कौन सा? नर्मदा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, पतालीय उद्गम के ग्रेनाइट, पतालीय उद्गम के ग्रेनाइट में अनिवार्यता होता है दोस्तों। तो क्या होता है दोस्तों? ये होता है स्फटिक, स्फटिक, फेल्सपार, फेल्सपार और अभ्रक दोस्तों। पतालीय उद्गम के ग्रेनाइट में अनिवार्यता होता है, तो ये आपका होता है साथियों स्फटिक, फेल्सपार और अभ्रक दोस्तों। वार्ड देखिए 31.3% होता है ग्रेनाइट सेलों में दोस्तों, और फेल्सपार 52.3%, अभ्रक 11.5% और हॉर्न ब्लेड दोस्तों 2.4, लोहा 2% दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। प्योर एनसीईआरटी है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा, एक भी क्वेश्चन आप लोग मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है तो आपका कौन है? एशिया है दोस्तों। सबसे बड़ा महाद्वीप विश्व का एशिया है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इरावती नदी, इरावती नदी किस देश में स्थित है दोस्तों? इरावती नदी दोस्तों ये आपका म्यांमार, बांग्लादेश में। कहाँ पे है दोस्तों इरावती नदी? बांग्लादेश में स्थित है। कहाँ दोस्तों? पड़ोसी देश अपना बांग्लादेश में दोस्तों, जिसके साथ सीमा सबसे ज्यादा इंडिया का लगता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी से कुरनूल कुटप्पा नहर निकाली गई है दोस्तों? ये निकाली गई है पलार से दोस्तों। कहाँ से? पलार से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन में 31 देखिए, ग्रीष्मकालीन वर्षा, ग्रीष्मकालीन वर्षा की मात्रा को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित शहरों का वर्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों? देखिए जो सही है वो आपका है कोलकाता दोस्तों, इलाहाबाद और अहमदाबाद दोस्तों। कौन सही है? कोलकाता, इलाहाबाद और अहमदाबाद दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, इनके में कौन सी एक भू आकृति नदी के पुनर्युवन का परिणाम नहीं है दोस्तों? कौन सी एक भू आकृति नदी का पुनर्युवन का परिणाम नहीं है दोस्तों? ये आपका गोकुल झील नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? गोकुल झील नहीं है। कौन नहीं है? तो गोकुल झील दोस्तों। अंतः कार्तिक विसर्ग है, निक पॉइंट है दोस्तों, लेकिन सी आपका नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग 33 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम वैज्ञानिक भूगोल वेता था? निम्नलिखित में कौन सा प्रथम वैज्ञानिक भूगोल वेता था जिसने ठोस सिद्धांतों पर विषुवत रेखा की लंबाई का पता लगाया था दोस्तों? ये कौन था दोस्तों? दोस्तों इरोस्थनीज था, जो कि इसमें आपका नहीं दिया गया, इसलिए उपयुक्त इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। कौन था? इरोस्थनीज थे दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। टॉलमी द्वारा किए गए कार्य के आधार पर कोलंबस ने अनुमान लगाया कि एशिया अनिवार्यतः यूरोप के पश्चिम में अति निकट होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, एस्टेबो ने इथियोपिया में भारी वर्षा को कारण बताते हुए नाइल में बाढ़ की सही व्याख्या की दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं साथियों। तो आपका दोस्तों केवल एक सही है। क्या है? केवल एक आपका सही पूछा गया, तो केवल एक था दोस्तों। 35 देखिए,
35 दोस्तों। सॉरी दोस्तों, उसमें केवल एक नहीं है, आप गलत दे दिया गया दोस्तों, आपका दो सही है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? केवल दो दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। निम्नलिखित में से किसने अंतिम कारणों के उद्देश्यवादी प्रत्यय को अस्वीकार कर इस पर बल दिया गया कलानुसार पूर्ववर्ती क्रम में स्पष्टीकरण ढूंढना आवश्यक है। ऐसे करते हुए उसने लिनाउस तथा लेबिनिज का विरोध किया, परंतु ह्यूम तथा गोएथ के प्रत्ययों का समर्थन किया था, उनका विस्तारण किया दोस्तों। तो वेरेनियस दोस्तों, कौन कहते हैं? वेरेनियस दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं दोस्तों। देखिए, अपक्षयन द्वारा ग्रेनाइट तथा नाइस लाल मृदा उत्पन्न करते हैं। चलिए, ये सही है दोस्तों। फिर देखिए, लेटराइट मृदा में लोह तथा एल्युमिनियम की जलयोजित ऑक्साइड समाविष्ट होता है, आपका दो भी सही है दोस्तों। लेटराइट मृदा जो है लोह और एल्युमिनियम की जलयोजित ऑक्साइड समाविष्ट होता है। लेकिन लाल और ग्रेनाइट मृदा दोनों में नाइट्रोजन कम मात्रा में तथा पोटास तथा फॉस्फोरस प्रचुर मात्रा होते हैं, ये गलत है दोस्तों। पोटास और फॉस्फोरस ही कम मात्रा में होती है दोस्तों। इसलिए यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हुआ, इसलिए आपका केवल एक और दो सही था दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है दोस्तों? एक क्षेत्र में हिमनंदित नहीं हुआ दोस्तों, नहीं हुआ दोस्तों हिमनंदित। देखिए आपका जो नहीं हुआ दोस्तों सी है, आपका भी आकार की घाटियों को प्रदर्शित कर सकता है, ये आपका नहीं हुआ दोस्तों। कौन है? हुआ सी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। लटकती भी प्रदर्शित कर सकता है, हिमजनगर और पिरामिड शिखर प्रदर्शित कर सकता है, ये दोनों आपका सही है दोस्तों, लेकिन ये आपका गलत है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। चीन के निम्नलिखित भागों में कहाँ शहतूत के वृक्ष मुख्यतः रेशम उत्पादन के लिए उगाए जाते हैं दोस्तों? देखिए, कहाँ उगाए जा रहे थे दोस्तों? तो सिंकियांग घाटी में दोस्तों, सिंकियांग घाटी में। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 देखिए, निम्नलिखित तत्व में विचार कीजिए दोस्तों। देखिए, चीन का अधिकांश कोयला भंडार उसके दक्षिणी भागों में जो वियतनाम, लाओस और म्यांमार की सीमावर्ती में पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयले का अधिकांश भाग देश की पश्चिमी अर्ध भाग में उत्खनित होता है दोस्तों। तो आपका दोस्तों ना तो एक सही है ना तो दो सही है दोस्तों, कोई सही नहीं है। क्यों नहीं सही है दोस्तों? चलिए हम बताते हैं। देखिए, चीन में कोयले का महत्वपूर्ण भंडार उत्तरी चीन में है दोस्तों, और यहाँ पे क्या दिया गया है? आपका दिया गया है दक्षिण दोस्तों। यहाँ पे यही लाइन गलत है, यहाँ उत्तरी चीन होता है, उत्तरी चीन दोस्तों, उत्तरी भाग में होता है। उसके बाद देखिए, कोयला मुख्यतः संसी और सेंसी कांसू होमान और मंचूरिया संगठन प्रांत में पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग में स्थित अल्पेशियन क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका अल्पेशियन क्षेत्र दोस्तों, यहाँ पे दिया कोयले का अधिकतम भाग पश्चिमी क्षेत्र में, ये भी गलत है। देखिए, पूर्वी भाग, यहाँ कोयला का जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों प्रमुख उत्पादक राज्य पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी अर्धभाग नहीं था, पूर्वी भाग था दोस्तों, पूर्वी भाग दोस्तों, इसलिए ये लाइन आपका गलत है। चलिए, दोनों का लाइन गलत हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 चलते हैं, विचार करना है। चलिए देखिए, क्या बोला गया पहले देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। ऊपर दिए गए विकल्पों में कौन सा ज्वालामुखी पर्वतमाला रिंग ऑफ फायर के भाग हैं दोस्तों? देखिए, एंडीज पर्वत भी रिंग ऑफ फायर के भाग है, न्यूजीलैंड भी है, फिलीपींस भी है, ताइवान भी है दोस्तों, मतलब चारों आपका रिंग ऑफ फायर के भाग है दोस्तों, ज्वालामुखी पर्वतमाला है। चलिए, आपका सी सही होगा दोस्तों, एक से अधिक दोस्तों। चलिए हम लोग यहाँ से पॉलिटिकल साइंस करेंगे, 40 क्वेश्चन दोस्तों पॉलिटी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलवादी विचारक नहीं था दोस्तों? बहुलवादी विचारक कौन नहीं था दोस्तों? जॉन ऑस्टिन जो थे बहुलवादी विचारक नहीं थे दोस्तों। कौन कौन थे? GDH कॉल थे दोस्तों और ई बार्कर थे, लेकिन जॉन ऑस्टिन बहुलवादी विचारक नहीं थे दोस्तों। ये संप्रभुता सिद्धांत के प्रतिपादक थे। किसके थे? संप्रभुता सिद्धांत के थे दोस्तों, जॉन ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, परायेपन की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में दी थी दोस्तों? परायेपन की जो संकल्पना दी थी कार्ल मार्क्स दोस्तों, ये आपका द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844 में दिए थे। तो किसमें दिए थे? द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्टिंग ऑफ 1844 दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, क्षमा आदि की और कुछ मामले में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? ये आपका वर्णित है दोस्तों अनुच्छेद 161 में दोस्तों। किसमें वर्णित है? 161 में राज्यपाल के बारे में दंडादेश, क्षमा आदि करने की शक्ति वर्णित किया गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, उदारिता धारित और रक्षित करना यह प्रावधान है दोस्तों। तो किसमें प्रावधान ये है दोस्तों? ये आपका उपयुक्त एक से अधिक दोस्तों, क्योंकि देखिए संविधान की प्रस्तावना भी है, राज्य की नीति सिद्धांत में दोस्तों, मूल अधिकारों में भी है दोस्तों। अब इसलिए आपका एक से अधिक ऑप्शन होगा। 5 देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? तो देखिए ये किया जाता है आपका राष्ट्रपति के द्वारा। तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किया जाता है 263 अनुच्छेद के तहत दोस्तों। ये भी ध्यान रखना, ऊपर में दिया गया है दोस्तों। तो हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है दोस्तों? ये है किसके प्रति दोस्तों? ये अनुच्छेद 75 के तहत आपका दिया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी? अनुच्छेद 75 के तहत दोस्तों। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75 के तहत। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है दोस्तों? राज्य जो है व्यक्ति का बृहद रूप है। ये आपका हो जाएगा प्लेटो दोस्तों। कौन होगा? प्लेटो दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का मनुष्य बुद्धि और तर्क विवर्तक के बजाय भावनाओं से संचालित था दोस्तों? ये आपका दोस्तों रूसो का था। किसका था? रूसो का दोस्तों, रूसो का। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रुक जाइए दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन और बच गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी कृतियों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाए दोस्तों? ये आपका हो जाएगा 243 का क दोस्तों। कब क्या होगा? 243 का क दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ए है दोस्तों 243 का क। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10 देखिए, दिए गए भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी दोस्तों? तो द्वैध शासन की जो स्थापना किया गया था ये 1919 का भारत शासन अधिनियम में किया गया था। तो किसमें?
1919 का भारत शासन अधिनियम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 1963 में लोकपाल शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? तो लोकपाल शब्द का जो सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था दोस्तों, ये आपका किए थे दोस्तों एल एम सिन्वे समझे थे। कौन किए थे? एल एम सिन्वे समिति दोस्तों। कौन किए थे? एल एम सिन्वे समिति दोस्तों। इसलिए आपका इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, आप लोग ये ध्यान दीजिए। और लोकपाल बिल सर्वप्रथम जो संसद में पेश किया गया दोस्तों, ये आपका 1968 में किया गया था दोस्तों। लोकपाल बिल को शांति भूषण के द्वारा पेश किया गया था दोस्तों। इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है दोस्तों? राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन में कौन सम्मिलित है दोस्तों? आपका सम्मिलित थे प्रधानमंत्री दोस्तों, फिर आपका केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, फिर दोस्तों राज्यों के मुख्यमंत्री। आपका एक सही था, 3 सही था और 4 दोस्तों 2 आपका गलत है दोस्तों। और देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की अगर स्थापना पूछ लिया जाए दोस्तों, ये भी पूछ लिया जाता है तो 6 अगस्त 1952 को हुआ दोस्तों। कब हुआ? 6 अगस्त 1952 को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं दोस्तों। 13 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से यह किसका वक्तव्य है? संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित राज्यों की सर्वोच्च शक्ति है दोस्तों। ये किसकी है? तो दोस्तों ये है जे बेंदा का। किसका दोस्तों? जे बेंदा का दोस्तों। किसका? जे बेंदा का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रही है, और डैश राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन है हेराल्ड जोसेफ फिलोसफी का। किसका दोस्तों? हेराल्ड जोसेफ फिलोसफी का दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य रणनीति क्या परिभाषा दी है दोस्तों? देखिए, शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है, यह परिभाषा दी है दोस्तों। कौन दिया? तो दोस्तों लास्ट वेल दिया। कौन दिया दोस्तों? लास्ट वेल दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 16 देखिए, इसके अनुसार आक्रामक राष्ट्रवाद के 4 प्रभुत्व तत्व थे: स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरोध दोस्तों देखिए कौन थे? ये आपका बाल गंगाधर तिलक थे दोस्तों। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक के विरुद्ध में दिया गया था स्टेटमेंट दोस्तों। फिर इसको देख लिया जाए। इसके अनुसार आक्रामक राष्ट्रवाद के 4 प्रमुख तत्व थे: स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारत की संचित निधि में धन निकासी का प्राधिकार प्राप्त होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये भारत के संचित निधि से धन निकासी का प्राधिकार जो प्राप्त होता है, ये किसे प्राप्त होता है? ये दोस्तों आपका भारत की संसद को प्राप्त होता है। किसे दोस्तों? भारत की संसद को। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन 18 देखिए, यह किसने लिखा कि हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता है दोस्तों। किसने लिखा था? ये दोस्तों स्पिनोजा लिखा था। कौन लिखा था दोस्तों? स्पिनोजा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक लक्षण संप्रभुता का है दोस्तों? कौन सा लक्षण संप्रभुता का दोस्तों? प्रयुक्त एक से अधिक है दोस्तों। प्रयुक्त एक से अधिक संप्रभुता का लक्षण है दोस्तों। ये देखिए कौन कौन है। तो दोस्तों आपका हो जाएगा पूर्णता दोस्तों, फिर आपका हो जाएगा सार्वभौमिकता, फिर आपका दोस्तों अवैधता। आपका एक से अधिक विभाजिता नहीं है दोस्तों।
संप्रभुता से तात्पर्य राज की उस शक्ति से है जिसके कारण राज्य अपनी सीमाओं के अंतर्गत कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, और राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति अथवा समुदाय राज्य के ऊपर नहीं है। बाहरी दृष्टि से संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य किसी बाहरी सत्ता के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। संप्रभुता बाहरी और तथा आंतरिक दोनों दृष्टि से सर्वोपरि होता है दोस्तों। वेदों के अनुसार संप्रभुता राज्य की अपनी प्रजा और नागरिकों के ऊपर वह सर्वोच्च सत्ता है जिस पर किसी संविधान की प्रतिबद्ध नहीं है, संविधान विधान यानी कानून प्रतिबद्ध नहीं है दोस्तों। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो यह मेरे मृतक शरीर से ही होगा, यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन जो है ये आपका महात्मा गांधी का, किनका है दोस्तों? महात्मा गांधी का ये कथन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में एक ही देखिए, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है दोस्तों? तो देखिए क्या शामिल है दोस्तों? तो लोक व्यवस्था आपका समवर्ती सूची में नहीं शामिल, तो ये राज्य सूची का विषय है दोस्तों। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फिर 22 होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों। देखिए 22 में दोस्तों बोला जा रहा है, यूनानियों के न्याय किस पक्ष पर जोर दिया है दोस्तों? यूनानियों के न्याय के किस पक्ष पर जोर दिया है? तो दोस्तों नैतिक पक्ष पर दोस्तों, किस पे? नैतिक पक्ष पर जोर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, सामाजिक न्याय का लक्षण है, सामाजिक न्याय का लक्ष्य है दोस्तों। सामाजिक न्याय का जो लक्ष्य है वो आपका सामाजिक हित में है दोस्तों। किसमें? सामाजिक हित में सामाजिक न्याय का लक्षण है दोस्तों। तो भी देखिए निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष उदारवाद के सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों? कौन सा है? तो प्रतिस्पर्धी समूह है दोस्तों। कौन है? प्रतिस्पर्धी समूह दोस्तों। 25 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा उपागम राज्य को मूलतः विधि का निर्माण और परिवर्तन करने वाला संगठन मानता है और राज्य को एक सामाजिक संगठन के रूप में देखने से इनकार करता है दोस्तों? कौन है? ये आपका विधिक संस्थागत उपागम है। कौन है दोस्तों? विधिक संस्थागत उपागम दोस्तों। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। यह कथन किसका है कि मानव चेतना से स्वतंत्रता का प्रादुर्भाव होता है और स्वतंत्रता में अधिकार समाहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं दोस्तों? तो क्या होगा? आपका सी होगा दोस्तों। टी.एच. ग्रीन थे। कौन थे? टी.एच. ग्रीन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 देखिए, किसने कहा कि स्वतंत्रता प्रतिरोधों की अनुपस्थिति है? किसने कहा है कि स्वतंत्रता प्रतिरोधों की अनुपस्थिति है? तो दोस्तों ये शोले कहते। कौन कहे थे? शोले दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, किसने कहा कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक पुरान कथा है दोस्तों? ये बोले थे जी.डी. एचकोल दोस्तों। कौन बोले थे? जी.डी. एचकोल बोले थे कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक पुरान कथा है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, देखिए दोस्तों, व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य किसने प्रस्तुत किया दोस्तों? ये प्रस्तुत किया दोस्तों आपका हर्बर्ट बेकर दोस्तों। कौन के थे? हर्बर्ट स्पेंसर दोस्तों। यहाँ स्पेंसर नहीं है तो हर्बर्ट होगा। तो व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य किसने प्रस्तुत किया? तो हर्बर्ट दोस्तों। 30 देखिए, यह विचार की विधि एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विरुद्ध समर्पित है दोस्तों। कौन बोले थे? तो दोस्तों अराजकतावादी बोले थे। अराजकतावादियों द्वारा बोला गया था कि यह विचार की विधि स्वतंत्रता एक दूसरे के विरुद्ध समर्पित है दोस्तों। अराजकतावादियों द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन में 31 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है दोस्तों? देखिए आपका जो सही है ऑस्टिन दोस्तों। ऑस्टिन बोले थे एकलवादी दोस्तों। ऑस्टिन क्या बोले थे? एकलवादी। देखिए एडी लिंडसे दोस्तों। एडी लिंडसे क्या बोले थे? बहुलवादी। क्या बोले थे? बहुलवादी दोस्तों। और ग्रामसी क्या बोले थे? मार्क्सवादी। क्या बोले दोस्तों? मार्क्सवादी। ग्रामसी बोले थे मार्क्सवादी।
HAD लिंडसे बहुलवादी, ऑस्टिन दोस्तों एकलवादी। 32 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है दोस्तों? कौन नहीं थे? कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं थे दोस्तों? तो ये आपका बेंदा नहीं थे दोस्तों, बोंदा बोंदा जो थे नहीं थे दोस्तों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। इसमें आपका एक से अधिक है दोस्तों। ऑस्टिन एकलवादी थे, HAD लिंडसे बहुलवादी, ग्रामशी मार्क्सवादी, एक से अधिक दोस्तों। इसमें आपका हो गया संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक जो नहीं थे तो दोस्तों बेंदा नहीं थे। GD कॉल, मेंटलेंड ये सब थे दोस्तों। देखिए बहुलवादी संप्रभुता की अवधारणा की एक मौलिक विशेषता है दोस्तों। तो मौलिक विशेषता आपका विभाजिता है दोस्तों। क्या बोला गया? बहुलवादी संप्रभुता की अवधारणा की एक मौलिक विशेषता विभाजकता दोस्तों। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? ये थे आपके दिमाग पे आप लोग जोड़ लगाइए, जॉन लॉक थे दोस्तों। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन थे? जॉन लॉक दोस्तों। देखिए प्रत्येक राज्य उन अधिकारों से जाना जाता है जिनकी वह व्यवस्था करता है। यह उक्ति किसकी है दोस्तों? यह उक्ति दोस्तों किसके है? तो ये आपका लॉस्की से दोस्तों। किससे? लॉस्की से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, उदारवाद का मूल तत्व क्या है दोस्तों? उदारवाद का जो मूल तत्व है व्यक्तिगत स्वतंत्रता है दोस्तों। क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता उदारवाद का मूल तत्व है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, उदारवाद का प्रतिवाद है दोस्तों। उदारवाद का प्रतिवाद कौन है दोस्तों? ये है समाजवाद दोस्तों। उदारवाद के प्रतिवाद कौन है? समाजवाद दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, किस एक ने रात्रि प्रहरी राज की अवधारणा का समर्थन किया दोस्तों? ये समर्थन दोस्तों आपका रॉबर्ट नोजिक के थे। कौन के थे? रॉबर्ट नोजिक दोस्तों। निम्नलिखित में से किस एक ने रात्रि प्रहरी राज्य की अवधारणा का समर्थन किया था? तो रॉबर्ट नोजिक दोस्तों। चलिए देखिए, सामाजिक संविदा का लेखक था दोस्तों। सामाजिक संविदा का लेखक जो था वो था दोस्तों आपका जवाहरलाल नेहरू। कौन था? जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 40 देखिए, 40 आपका क्या है? 40 दोस्तों नाजीवाद का जनक था दोस्तों। नाजीवाद का जनक कौन थे? तो दोस्तों हिटलर थे। नाजीवाद के जनक हिटलर थे दोस्तों। आपका सेट कंप्लीट हो गया दोस्तों। आप सभी भाइयों बहनों से ये गुजारिश है, आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नहीं लगे नहीं कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।